नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एनटीपीसी में आप सभी को पता है जीके के सेक्शन में या फिर सिलेबस जब आप देखेंगे रेलवे के तो वहां पे आपको दो पॉइंट मिलेंगे। एक तो आपको स्पेस रिलेटेड यानी कि अंतरिक्ष से रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन करना है और साथ के साथ आपको मिलेगा देखने को डिफेंस यानी कि रक्षा। तो ये दोनों सेक्शन आपको कवर करना है और एनटीपीसी में यहाँ से सवाल बने हैं। ठीक है, पिछले ईयर के आप सवाल को देखेंगे तो भी आपको यहाँ से सवाल मिलेगा। तो आज के सेशन में हम लोग पूरे स्पेस से रिलेटेड जितना स्टैटिक फैक्ट भी होगा और साथ के साथ करंट का भी जो फैक्ट है, करंट अफेयर भी, जितने भी स्पेस में जो भी चीज़ें भारत के द्वारा या विश्व में जितने भी स्पेस एजेंसी है महत्वपूर्ण उन सारे को हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन देखिए, स्पेस को समझने से पहले आपको या फिर इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा स्पेस के बारे, सैटेलाइट के बारे आपको मैं समझा दूं। अदरवाइज ये चैप्टर फिर मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ने में। सबसे पहले जैसे कि हम बात कर ले तो ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, अब इस पृथ्वी से जब आप अप्रॉक्स में बातें कर रहा हूं कि आप 100 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो अब यहां से जो आपका है स्टार्ट हो गया है स्पेस, यानी कि अब आपका स्टार्ट हो गया, यानी कि अब 100 किलोमीटर आपका जो स्टार्ट हो गया है क्या भाई, अब आपका स्टार्ट हो गया है स्पेस। यानी कि स्पेस यानी कि यहाँ पे आपकी जो ग्रेविटेशन है वो ग्रेविटेशन यानी कि पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी सैटेलाइट जो छोड़ी जाती है वो कहाँ छोड़ी जाती है, स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में छोड़ी जाती है। यहां तक चीजें क्लियर है। यानी हमने ये कहा कि लगभग 100 किलोमीटर से आपका क्या है, अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी सैटेलाइट को जैसे आपने छोड़ा भाई, तो अब ये सैटेलाइट क्या करने लगेगा, इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा और वो आपका सैटेलाइट यहाँ से पृथ्वी में अभी थोड़े देर के बाद यहाँ आएगा तो यहाँ से वो पृथ्वी को क्या करेगा भाई, इंफॉर्मेशन सेंड करते रहेगा। ये अभी इतना समझ में आया? ठीक है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें और भी चीज़ों को समझना होगा। देखिएगा, अभी मैंने आपको बता दिया कि ये 100 किलोमीटर की दूरी यानी कि पृथ्वी से जब आप अप्रॉक्स की बातें हैं भाई, 100 किलोमीटर की दूरी पे आप चले गए तो आपका स्टार्ट हो गया स्पेस। अब मान के चलते हैं कि आपका दो और आपको किताबों में देखने को मिलेंगे, आप जब न्यूज़ पढ़ेंगे तो दो सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। एक होगा आपका लोअर ऑर्बिट, ठीक है, यानी निम्न कक्षा, और एक होगा आपका अपर ऑर्बिट। इसका मतलब भी आप समझ लीजिए क्या होता है, यह आपका उच्च कक्षा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, हमने ये कहा जो आप इस पे, अच्छा एक चीज और भी समझ लीजिए, जैसे कि देखिए मैं एक फिगर बना करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये जो आपका है, ये मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये जो हो गया और एक आपका मैं फिगर दिखा रहा हूं दूसरे कलर से, ये ठीक है। देखिए ये जो है आपका, ये क्या है, आपका सैटेलाइट है, यानी कि ये क्या है भाई, ये आपका उपग्रह है। अब इस सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने के लिए, यानी कि आप पृथ्वी से कहीं से छोड़ेंगे भाई, और एक बात को ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी से जो आपका जो विषुवत रेखा है यानी कि जो इक्वेटर लाइन है, वहां से स्पेस की दूरी क्या होती है, काफी कम होती है। या कोई भी सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाने में थोड़ी सी क्या होती है भाई, हमें कम फ्यूल की खर्चा होती है, कम एनर्जी की खर्चा होती है। तो इसलिए जितने भी देश है ना, उसकी जितने भी स्पेस एजेंसी जो बनेंगे वो नियरेस्ट विषुवत रेखा, अगर भारत में भी आप देख लें तो आपको साउथ रीजन में, केरला में, ठीक है, वहां पे आपको तिरुवनंतपुरम में, वहां पे ही आपको क्या मिलेंगे, स्पेस एजेंसी, क्योंकि भाई क्या है, वो आपका नियरेस्ट क्या है, आपका विषुवत रेखा के। ये हो गया। तो आपने जब सैटेलाइट को छोड़ा है, एक मिनट मेरे भाई, आपने जब क्या किया है, सैटेलाइट को छोड़ा, तो सैटेलाइट को आप जब छोड़ेंगे पृथ्वी से तो उस सैटेलाइट को ले जाने वाला एक यान होता है जिसको आप कहते हैं प्रक्षेप यान। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको आप नाम देते हैं प्रक्षेप यान का नाम देते हैं। यानी कि ये क्या है, एक व्हीकल है। ठीक है, ये व्हीकल्स है जो ये सैटेलाइट को क्या करती है, लेकर के जा रही होती है। क्लियर है? अब इसके पावर, इसकी जितनी कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी का आपने इसको आपने बनाया है, जिस टेक्नोलॉजी से, उतनी ऊंचाई तक आपको ये सैटेलाइट को ले जाके छोड़ देगा। अब ये प्रक्षेप यान अलग अलग होते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा बहुत सारे प्रक्षेप यान की, जैसे कि बात कर ले, आपने सुना होगा SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
फिर आपने सुना होगा PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हो गया ये आपका, ठीक है ना। उसके बाद आपने सुना होगा क्या, ASLV, ठीक है, ASLV ये हो गया आपका क्या, एग्यूमिनेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद आपने सुना होगा GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस प्रकार से अलग अलग ये सब देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है, ये फोर्थ जनरेशन है। इसका मतलब ये है सर, आप कंप्यूटर जब आप लाए तो फर्स्ट जनरेशन तो वो क्या था, बहुत एडवांस नहीं था। फिर आप सेकंड जनरेशन आए तो थोड़ा एडवांस हो गया, स्पीड अधिक आ गई, उसमें बहुत सारे फंक्शन आ गए। थर्ड जनरेशन और स्पीड आ गए, और भी बहुत सारे फंक्शन आ गए। तो उसी प्रकार सबसे पहले जो लॉन्च किया गया भारत की तरफ से जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, यानी कि ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है समझ रहे ना, ये प्रक्षेपयान है जो सैटेलाइट को लेकर के जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी जो भी होगी कुछ कम होगी। फिर सेकेंड जनरेशन का बनाया हमने। तो समझिएगा जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हमने बनाया, ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो बनाया, ये कहां तक लेके जा सकता था, ये आपका लेके जा सकता था लोअर ऑर्बिट तक लेके जा सकता था। अब ये सॉरी लोअर ऑर्बिट, नॉट अपर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट। तो ये लोअर ऑर्बिट क्या है, अब इसको समझिए। जब आप ऐसा समझिएगा, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या हो गया, आपकी अर्थ है। अर्थ से ये आपका स्पेस यहां से स्टार्ट हो गया 100 किलोमीटर से। तो 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर का जो ये रेंज आप देख रहे हैं, आप जब इस ऑर्बिट में अगर कोई भी सैटेलाइट को छोड़ रहे होते हैं तो ये जो आपका ऑर्बिट है, ये जो आपका 100 से 1000 किलोमीटर के बीच का जो ऑर्बिट है, जो कक्षा है, इसे आप कहते हैं लो ऑर्बिट, ठीक है। लेकिन अब जब आप यहां आ जाइए, ये जो डिस्टेंस है आपका 36,000 किलोमीटर, यानी पृथ्वी से अगर आप 36,000 किलोमीटर की दूरी पर अगर किसी भी सैटेलाइट को अगर आप छोड़ते हैं तो ये जो कक्षा होता है इसे हम कहते हैं अपर ऑर्बिट। अब जो आपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात की, इसकी कैपेसिटी क्या है भाई, लो ऑर्बिट तक ही जाने की। यानी कि अगर आपको कोई सैटेलाइट को अपर ऑर्बिट में लेकर जाना है, यानी कि 36,000 किलोमीटर ऊपर आपको ले जाकर के पहुंचाना है उस सैटेलाइट को, तो आप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, यानी कि ये जो प्रक्षेपयान है, अगर आप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लेंगे तो ये सैटेलाइट को वहां यानी कि अपर ऑर्बिट तक क्या करेगा, ले जा नहीं पाएगा। समझ गए आप। देखिए हर एक पॉइंट को समझिए, केवल पढ़ने से नहीं भाई कि SLV है तो क्या है, PSLV क्या, ये आपको अब समझ में आइए, ये सब एडवांस वर्जन है। तो आप अगर बात कर ले GSLV यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पहले इसको समझिए। इसकी जो कैपेसिटी है SLV की, ये लोअर ऑर्बिट तक जा सकता है दोस्त, और अपने साथ कितने वजन की जो भी सैटेलाइट वगैरह लेके जाएगा तो ये 40 kg तक के वजन को ले जा सकता है। फिर हमने इसको एडवांस किया ASLV को, ये भाई आपका लोअर ऑर्बिट तक ही जाएगा, लेकिन इसमें हम अब 150 kg तक की कोई भी सैटेलाइट को इसके साथ हम भेज सकते हैं। यानी इस सैटेलाइट का वजन कितना होना चाहिए, 150 तक। फिर हमने बात की भाई PSLV की जनरेशन की, इसकी कैपेसिटी देखिए ये 36,000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। लेकिन समझिए अगर बात किया जाए बेस्ट, क्योंकि हमें बेस्ट चूज करना भाई, हम स्पेस में इतना खर्च कर रहे हैं कोई सैटेलाइट लॉन्च के लिए, तो भाई हर एक चीज पे बखूबी। तो जो आपका PSLV है ना, ये PSLV जो प्रक्षेपण यानी जो सैटेलाइट को लेके जाएगा, ये बेस्ट है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये आपका लो ऑर्बिट के लिए काम करता है। हालांकि इसकी कैपेसिटी है 36,000 किलोमीटर तक, लेकिन इसकी एक और सबसे अच्छी खूबी ये है कि ये 2000 kg तक वजन को अपने साथ लेके जा सकता है, यानी कि 2 टन। इसीलिए अगर इसको लो ऑर्बिट में अगर इतना वजन तक का सैटेलाइट को अगर भेजना तो इसके लिए सबसे बेस्ट है। और अगर आपके पास कम वजन की सैटेलाइट है तो आप इसको यहां तक भी भेज सकते हैं। लेकिन 36,000 किलोमीटर तक यानी कि अपर ऑर्बिट में भेजने के लिए जो हमने बनाया है वो बनाया GSLV। अभी तक मात्र 6 देशों के पास ही है ये प्रक्षेपण यान जो अपने सैटेलाइट को कहां भेज सकता है भाई, अपर ऑर्बिट में। इसकी क्या खासियत है अपर ऑर्बिट में भेजने से लो ऑर्बिट में, वो भी मैं बताऊंगा। तो अब भारत के पास भी ये हो चुका है GSLV, यानी 36,000 किलोमीटर हाइट में कोई भी सैटेलाइट को भारत खुद अपने प्रक्षेपण यान से उसको लॉन्च कर सकती है। अब जैसे कि पाकिस्तान के पास नहीं है तो पाकिस्तान भीख मांगेगा भारत से और बदले में बोलेगा हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप हमारा भी सैटेलाइट को यहाँ पे अपर ऑर्बिट में छोड़ दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया पाकिस्तान की भीख मांगने की रणनीति? बिल्कुल सही है सर। तो आप यहां तक कुछ सैटेलाइट स्पेस एजेंसी, स्पेस से रिलेटेड बातों को आप समझ में आ गया। अब आपका एक डाउट बन रहा होगा सर ये अपर ऑर्बिट और लो ऑर्बिट की खासियत क्या है, इसको समझाइए। तो आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्त,
यहाँ पे हमने आपको बताया ये क्या है, आपकी अर्थ है, यानी कि ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। आपको पता है ये पृथ्वी क्या है, अपनी अक्ष के सहारे ये घूम रही है और सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है ना भाई। सूर्य की भी, एक मिनट, ये सूर्य की भी क्या कर रही है, जैसे कि ये आपका सन हो गया, तो ये भाई क्या कर रही है, ये सन की भी परिक्रमा कर रही है और अपने अक्ष के अराउंड भी घूम रही है, ठीक है। तो अभी सन को हम हटा रहे हैं। अभी मैंने आपको दो चीजें बताया, एक आपको बताया लो ऑर्बिट, ठीक है, और एक मैंने बताया अपर ऑर्बिट। इसकी हाइट क्या मैंने बता दी भाई, ये जो हाइट होगी पृथ्वी से कितनी हाइट पे होगी, 36,000 किलोमीटर, और इसकी जो हाइट होगी भाई कितनी, 100 से 1,000 के किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 100 से 1,000 किलोमीटर के आसपास। अब समझिए, जब आप कोई सैटेलाइट को मान के चलते हैं, एक मिनट इसको अच्छे से मैं बना दूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिएगा, ये मान के चलते ये 100 किलोमीटर, ठीक है, ये आपका 100 किलोमीटर पृथ्वी से सरफेस से यहाँ का डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला जो ऑर्बिट है 100 से 1,000 किलोमीटर के बीच का। तो अगर आप कोई सैटेलाइट को मान के चलते हैं कि लो ऑर्बिट में आपने छोड़ा है भाई, ठीक है, लो ऑर्बिट में आपने छोड़ा है कोई सैटेलाइट को, है ना, तो और कोई आपने सैटेलाइट को आपने अपर ऑर्बिट में छोड़ दिया, तो दोनों के बीच के डिफरेंस को समझिए और किसको कब किसी भी देश को जरूरत होती है लो ऑर्बिट में, अपर ऑर्बिट में, कैसी सैटेलाइट को, इसको भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब कोई सैटेलाइट लो ऑर्बिट में भेजा जाता है ना, तो अब ये सैटेलाइट स्पेस में पहुंच गया, तो ये भी क्या करेगा भाई, पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा, और पृथ्वी भी क्या कर रही है, अपने अक्ष के सहारे घूम रही है। उसी प्रकार जब 36,000 किलोमीटर अपर ऑर्बिट में आप कोई भी सैटेलाइट को छोड़ देंगे, तो ये भी क्या करेगा, पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा, पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, और पृथ्वी तो अपने अराउंड घूम ही रही है। लेकिन जब आप बात करते हैं लोअर ऑर्बिट के सैटेलाइट की, तो इसकी जो स्पीड होती है ना, इसकी स्पीड और जो पृथ्वी की स्पीड होती है, इस लोअर ऑर्बिट में स्थित जो सैटेलाइट होगी, कोई भी सैटेलाइट होगी, उसकी स्पीड और पृथ्वी की स्पीड समान नहीं होती। लेकिन अगर आप इस सैटेलाइट को, अगर आप अपर ऑर्बिट यानी 36,000 किलोमीटर ऊंचाई में अगर आपने छोड़ दिया है, तो ये जो सैटेलाइट है इसकी जो स्पीड होती है वो पृथ्वी की स्पीड के समान हो जाती है। तो इससे फायदा क्या है, समझिए। अभी ये आप हैं और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं धनबाद में, झारखंड का एक सिटी है प्यारा सा, और आप बात कर रहे हैं दिल्ली यानी भारत की राजधानी में। यहाँ पे कोई एक आपका मित्र है, उनसे आपकी वार्तालाप हो रही है फोन पे। अब भाई बताइए, आपको यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं 1 घंटे तक, तो आपको क्या चाहिए था भाई, 1 घंटे तक आपको कंटिन्यूअस सिग्नल चाहिए था, ठीक है भाई। अब देखिए, ये जो आपका, अगर मान लीजिए कि कोई भी कंपनी, एयरटेल कंपनी का आपका सैटेलाइट है, अगर लोअर ऑर्बिट में छोड़ा गया, अब इस सैटेलाइट की क्या भाई स्पीड पृथ्वी की स्पीड के समान नहीं है, तो भाई ये मान के चलते ये इंडिया है आपका, ठीक है। तो इंडिया अभी जैसे कि मान के चलते हैं कि अभी जो समय में आपने फोन लगाया, इसकी स्पीड और इसकी, यानी कि इसका जो पोजीशन है इस सैटेलाइट का और अर्थ का पोजीशन बिल्कुल समान है, तो ये सिग्नल भेज रहा भारत में, आप बात कर रहे हैं 10 मिनट वक्त बात किए, पृथ्वी की स्पीड भाई अलग है, इसकी स्पीड अलग है, तो पृथ्वी तक ये जो सिग्नल भेज रहा था, अब ये इंडिया यहां तक तो भेज ही रहा है, ये सिग्नल यहीं पे भेज रहा है, लेकिन अब ये इंडिया यहां आ चुका है, यहाँ इंडिया वहीं है भाई, पृथ्वी घूम रही है ना, तो अब ये जो सिग्नल कहाँ जा रहा भाई, मान के चलते श्रीलंका में जा रहा है, या भी ये आपका चाइना में पहुंच रहा, तो आपका फोन कनेक्शन डिसकनेक्शन हो गया। अब फिर आप इंतजार करिएगा, फिर ये घूमते रहेगा, ये भी घूमते, फिर कोई एक समय 1 घंटे के बाद फिर से सिग्नल मिलेगा, फिर बात करिएगा, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो जब संचार से रिलेटेड कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो हमें यहाँ पे लॉन्च करनी है, तो इसकी स्पीड जो है पृथ्वी की स्पीड के समान हो जाती है। तो आप देखते हैं बात करने के दौरान कोई भी भाई क्या डिस्कनेक्शन होता है, वो कभी कभी वो अलग बात है, ग्लिच आ जाना वो अलग चीज बात, तो आप आराम से, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति और आपकी स्पीड समान हो गई। जैसे कि 2 ट्रेन है भाई, ठीक है, अगर दोनों की स्पीड अगर समान नहीं है, ये 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ये 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो भाई यहां से स्टार्ट किया दोनों एक साथ, तो कुछ देर तक तो साथ रहेगा, सिग्नल मिल गया, लेकिन ये आगे निकल जाएगा, ये यहीं रह जाएगा, तो क्या सिग्नल इसको दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर दोनों की समान है, तो भाई समान चलते रहेगा, समान सिग्नल मिलते रहेगा हरदम, जब तक ये मूवमेंट कर रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्यों लोअर ऑर्बिट में और क्यों अपर ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, ये भी आपको समझ में आ गया। तो हम वैसे सैटेलाइट की, यानी कि जिसकी हमें हर सेकेंड उसकी इंफॉर्मेशन की नीड है, तो वैसे सैटेलाइट को हम क्या करेंगे, अपर ऑर्बिट में। और कैसे छोड़ेंगे उसके लिए, तो हमारे पास क्या है, GSLV है, ठीक है। और वैसा सैटेलाइट जैसे कि मान लीजिए कि हमें कोई इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली नहीं चाहिए भाई, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली नहीं चाहिए, तो हम वैसे सैटेलाइट को कहाँ छोड़ेंगे, लोअर ऑर्बिट में। उसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट प्रक्षेपण यान जो है भाई, वो क्या है आपका, वो है आपका लॉन्च व्हीकल, क्या है आपका, PSLV है, यानी कि
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसकी मैंने कैपेसिटी बता रखी 2000 केजी यानी 2 टन, और सबसे बेस्ट है PSLV कहाँ के लिए, लोअर ऑर्बिट के लिए। जी आप कहाँ भेज सकते हैं, अपर ऑर्बिट में भी भेज सकते हैं कम वजन, लेकिन अपर ऑर्बिट के लिए सबसे बेस्ट हमारे पास GSLV। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई यार, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो अब देखिए हर देश की अपनी अलग अलग एजेंसी है, आपको नाम पूछा जाएगा। कनाडा की स्पेस एजेंसी बता दीजिए तो कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, CSA। उसी प्रकार सबसे पहले, अच्छा एक चीज को और समझिए, देखिए अभी जो एक और चीज को समझिए अच्छे से, जैसे कि अभी आपने देखा, क्या देखा है, अभी आपने जो भी घटना भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी घटना आपने घटते हुए देखा, ठीक है। तो इस युद्ध के जो सिचुएशन, क्या ही कहा जाए भाई, युद्ध हो ही गया था। लेकिन जैसे आपने देखा युद्ध विराम की बात हुई, तो युद्ध विराम की जो जैसे ही बात हुई तो आपने सबसे पहले किसको, मीडिया में या ट्विटर में पूरा जगह ट्रेंड सबसे ज्यादा करते हुए आपने किसको देखा होगा, तो आपने देखा होगा ट्रंप को, ठीक है। आपने किसको देखा होगा, USA के जो प्रेसिडेंट है यानी कि जो ट्रंप है उनको देखा होगा सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में। इसके अलावा आपने इसको और एक जगह आपने ट्रेंडिंग में देखा होगा, और अभी आप देख भी रहे होंगे, यूक्रेन वर्सेस जो आपका रशिया हुआ, या अभी ये तो वार अभी चल ही रहा, अभी तो सीज फायर हुआ भी नहीं, यहाँ पे तो हो भी रखा है। यहाँ इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब ये पूरे वर्ल्ड को, ये अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब, ये पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई देखिए हमारी जो कहा जाए एक प्रकार से जो पावर पूरे विश्व में, यानी हमारी बातें हर देश सुन रही है, क्योंकि हम इतने पावरफुल है हर क्षेत्र में। लेकिन ये चीज भाई देखिए फिर फाइनली भारत आके क्लियरेंस किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हमने हमारे मीडिएटर में, मतलब किसी के भी मीडिएटर से ये सीज फायर नहीं हुआ है, हमने भीख दिया पाकिस्तान को। ये पहले आकर के हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से ये क्लैरिटी दे दी गई। तो एक तो, लेकिन आपने देखा हो कि ये माहौल पूरा बना लिए थे तब तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से ही ये युद्ध विराम हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और पाकिस्तान तो भाई क्या है, कभी इसके झोली कभी उसके झोली, इनको भाई यहाँ से फोन गया कि भैया आप ट्वीट करिए फटाफट कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा आप उसको एक बार थैंक्स बोलिए ट्रंप को, उसकी सीज फायर को रुकवाने के लिए, दो देश के बीच की जो भी अभी सिचुएशन है। तो इन्होंने तो ट्वीट कर दिया, लेकिन भारत ने आकर के फिर पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ बताया कि इसमें कोई भी रोल अमेरिका का नहीं है। अब आगे आइए, यहाँ पे भी इसने पूरा एड़ी चोटी लगा रखा। लेकिन रसिया तो भाई बहुत, आपको पता है ये पुतिन साहब बहुत ही मतलब कि बोले जा सकते हैं कि सुलझे हैं, और ये भारत को अभी भी गाइड कर रहे हैं कि आप अमेरिका से बचिए, कि आपकी जो रिलेशनशिप है जो चाइना के साथ, वो आपकी चाइना के साथ रिलेशनशिप को ये खराब करना चाहता है ये अमेरिका। तो ये रसिया तो भाई उल्टा ही इनके साथ गेम खेल दिया, और पूरे मीडिया में आपने देखा, आपने ट्विटर में भी देखा कि किस तरह से इनका ही भाई क्या हो गया, ट्रोल इनको कर दिया गया इनके सीज फायर को लेकर के। तो इसकी कहानी की घटना से आपको क्या समझना है, तो इसका मतलब ये है कि अपनी सुप्रीमेसी दिखानी पूरे विश्व में, सुप्रीमेसी दिखाने मतलब कि अपनी पावर, अपनी कैपेसिटी, यानी कि हमारा जो है वर्ल्ड लेवल पे क्या पावर है, हम सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो इसी समय यानी कि जब बात हो रही है आपकी आजादी भारत सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में 1939 से कब तक चला था भाई, 1945 के बाद से दो ध्रुव स्थापित हो गए थे पूरे विश्व में। दो ध्रुव मतलब दो पोल स्थापित हो गए थे, एक तो अमेरिका और एक आपका USSR, नॉट रशिया, सोवियत संघ जिसे आप कहते हैं, जो आज आप रशिया के रूप में जाने जाते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश मिल करके बना था सोवियत संघ। तो ये भाई कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी और ये समाजवादी विचारधारा के, ये पूरे विश्व को बोल रहे हैं, सारे देश को बोल रहे हैं कि आप पूंजीवादी को एक्सेप्ट करिए, और ये पूरे विश्व में फैला रहे भैया आप जो है हमारे समाजवादी विचारधारा को अपनाइए, है ना। तो अब ये दो ध्रुव की लड़ाई छिड़ गई है। तो आप एक बात बताइए कि अगर आपको बहुत ज्यादा सुप्रीमेसी दिखानी होती है, जैसे एक एग्जांपल ले ले एजुकेटर के बीच में ही, कि सबसे पहले कौन वीडियो डाल दे उस टॉपिक जो अभी एकदम बर्निंग टॉपिक है, या जो सबसे टिपिकल टॉपिक है साइंस का, जीके का, मैथ्स का, रीजनिंग का, तो वो क्या हो जाएगा भाई, सुप्रीमेसी ले लेगा उस टॉपिक का या उस सब्जेक्ट का। उसी प्रकार स्पेस में, क्योंकि अर्थ में देख लिया सेकेंड वर्ल्ड वार कितनी पावरफुल है, कौन है, पूरी लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रखा, परमाणु बम तक का इस्तेमाल कर लिया गया जापान के ऊपर। तो अब बात बची कहाँ थी भाई पावर दिखाने की, वो थी आपका स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में।
तो इसी होड़ में सबसे पहले यहाँ पे भेजा गया एक सैटेलाइट रशिया के द्वारा। उन्होंने दिखाया कि देखिए समाजवादी विचारधारा को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटियां मिलेगी, और पूरे विश्व को मैसेज भेजा कि अभी तक स्पेस में सबसे पहले जाने वाला कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई आपका कोई सैटेलाइट वो किसका रहा? अमेरिका का। तो फिर अब अमेरिका कुछ ना कुछ तो करेगा भाई। तो अब ये भाई स्पेस में नहीं, इसने चंद्रमा पे भेज दिया डायरेक्ट कि भैया लो हम आपसे भी आगे। तो इस प्रकार से लड़ाई स्पेस में भी चल रही है कि कौन सबसे अधिक पावरफुल है स्पेस में। समझ में आया? तो चलिए अब इस घटना को आप समझ गए हैं कि अब यही चीजें हम लोग कंपैरिजन करेंगे, चंद्रमा पे कौन सबसे पहले जा रहा है, मंगल में कौन जा रहा है, अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए भाई, पूरे विश्व में मैसेज भेजाने के लिए कि हम लोग स्पेस तक पहुंच गए सबसे पहले, जो कोई देश अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेस एजेंसी से, जैसे यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ यानी आज का रशिया, इसकी जो स्पेस एजेंसी है उस स्पेस एजेंसी का नाम है रफ्सा यानी कि रसिया फेडरल स्पेस एजेंसी, जिसकी हेडक्वार्टर मॉस्को है। कनाडा की स्पेस एजेंसी कैनेडियन स्पेस एजेंसी सीएसए है। ये सब आप गूगल करके एक बार मैं आपको दिखा भी दे दूं, अगर शायद मैंने खोला भी था, ये रहा देखिए, यहाँ पे सारे कंट्री आपको दिखेंगे, इधर आपका स्पेस एजेंसी का नेम मिल जाएगा, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में। तो ये आप अपने से भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ करवा दे रहा हूँ। अमेरिका का आपको बोला जाएगा तो नासा स्पेस एजेंसी, इसकी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा भाई, बहुत बार पूछा जाता है और गलतियां भी होती है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1958 में। भारत आजाद कब हो रहा है? 1947 में। इसका जस्ट 10 साल के बाद 11वें साल में इसने अपनी स्पेस एजेंसी की स्टैब्लिशमेंट कर ली थी। सोचिए भारत कितना पीछे था स्पेस में, और आज भारत की सिचुएशन देखिए कहां पहुंच चुकी है भारत। ठीक है, तो इसलिए ग्रोइंग मतलब कि डेवलप्ड कंट्री में या फिर पावरफुल स्टेट के रूप में भारत बहुत एकदम वही रास्ते पे चल भी रहा है। तो इसलिए भारत को अभी रोकने के लिए आप देख रहे हैं चाइना का काउंटर अटैक और अमेरिका। देखिए मेन लड़ाई चाइना और अमेरिका के बीच में ही है अभी भी। और वो क्या कर रहा है? चाइना इधर पाकिस्तान को उकसाए हुए है और बांग्लादेश को उकसाए हुए भारत के खिलाफ, और इधर भारत का साथ दे रहा है। मतलब साथ तो वो दे नहीं रहा भाई, वो बस दिखावटी साथ दे रहा भारत का कि आप भाई चाइना के खिलाफ कोई स्टेप लीजिए ताकि चाइना को नुकसान होगा और अमेरिका सुप्रीमेसी में आएगा। तो यही रसिया अवगत कर रहा है बार बार मोदी जी या भारत को भी कि आपकी जो दोस्ती है या आप जितने निकटता जा रहे हैं अमेरिका के पास या वेस्टर्न कंट्री के पास, तो आप एक बार अच्छे से अपने इतिहास को भी जांच लीजिए। ठीक है, खैर इन सबको छोड़िए भाई, तो काफ़ी डिटेलिंग आप जब पढ़ रहे होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में तो काफ़ी चीज़ें इनके बारे में आपको पढ़नी होती है। तो खैर नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। चाइना का अगर बात किया जाए तो भाई चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA स्पेस एजेंसी है। जापान की जैक्सा हो जाएगा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी हो जाएगी। और भारत की बात हो जाए तो इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, जिसकी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और 1969 में स्टैब्लिशमेंट हुई। अब आइए एक एक करके देखिए, 3 कंट्री देखेंगे, एक तो रशिया यानी यूएसएसआर सोवियत संघ, अमेरिका और भारत। यही 3 देश से कंपेरिजन, क्योंकि भारत का तो कंपैरिजन करना ही है भाई, भारत में हम लोग रह रहे हैं। और रशिया और आपका जो है अमेरिका, जो बहुत स्टार्टिंग में ही कुछ स्पेस के लिए कुछ चीजें की है, तो वो आपसे पूछा जाता है प्रथम बार कौन अंतरिक्ष यात्री गए, किस प्रक्षेपयान को भेजा गया, कौन सा जीव, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो चलिए एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। अब आपको सब चीज समझ में आएगा क्योंकि आप सैटेलाइट समझ चुके हैं, प्रक्षेपयान लॉन्च व्हीकल समझ चुके हैं, ये सारी चीजें। देखिए 4 अक्टूबर 1957 की बात है। देखिए 1957 भाई, भारत अभी तो 1947 में आजाद और अभी एक नवजात शिशु की तरह है वो। लेकिन अमेरिका की भी बात कर ले तो भैया ये 1 साल के बाद अपने स्पेस एजेंसी की स्टेब्लिशमेंट कर रहा होगा, ये समझें। और अब इसी 1 साल पहले ही रशिया ने क्या कर दिया, 4 अक्टूबर 1957 में ही सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 नामक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष कक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया। यानी कि पहला आपसे पूछा जाएगा सवाल, ये इंपॉर्टेंट है कि वो अंतरिक्ष कक्ष में भेज करके किसने इतिहास रचा था, किस अंतरिक्ष यान को भेजा गया था? रशिया ने भेजा था 4 अक्टूबर 1957 में। उसका नाम आपसे पूछा जाएगा तो स्पुतनिक 1 है। ठीक है, ये एक व्हीकल भेजा गया, अभी एक अंतरिक्ष यान को केवल भेजा गया स्पेस एजेंसी में। स्पुतनिक 1 नाम है रशिया के द्वारा, यूएसएसआर ही कहेंगे। और 4 अक्टूबर 1957 में। फिर अगले महीने नवंबर में
1957 में सोवियत संघ ने क्या किया, स्पुतनिक 2 नामक अंतरिक्ष यान से एक जीव को, लाइका नामक कुतिया को अंतरिक्ष में भेज दिया। तो प्रथम देखिए इसने भाई एक इतिहास रच दिया भाई, स्पेस में भेज करके अपना अंतरिक्ष यान। अब हम एक और इतिहास रच देते, एक जीव को भेज देते हैं, इसके बाद फिर एक और इतिहास रच देगा, एक व्यक्ति को भी ये भेज देगा, ठीक है। फिर भेजने के साथ साथ उसको वापस भी बुला लेगा। तो ये सारा भाई रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर। देखिए आज भी आप पढ़ रहे हैं ना भाई, तो सोवियत संघ या रशिया का ही नाम ले रहे हैं, तो भाई पावरफुल कंट्री आ गया एक नाम के रूप में, या फिर एक माइंड में भी सेटअप हो गया, ठीक। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहला जीव भेजने वाला जो देश है स्पेस में, वो रशिया या यूएसएसआर कहेंगे। 1957 में नवंबर में उस जीव का नाम कुतिया थी भाई, जिसका नाम था लाइका रखा गया था। स्पुतनिक 2 से भेजा गया था, अंतरिक्ष यान क्या था, स्पुतनिक 2, पहला स्पुतनिक 1। अब आइए उसके 3-4 साल के बाद 1961 में अंतरिक्ष में कोई मानव, अभी तो भाई अमेरिका ने स्पेस एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट ही किया 1958 में, और इसने मानव को 1961 में भेज दिया। पहला कदम मानव का अंतरिक्ष में 1961 में ही पड़ गया था, जो सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। वोस्टक यान से भेजा गया था। यूरी गागरिन जो रूसी थे नामक पहले व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब। देखिए चीजों को मैंने इसमें समझाने की कोशिश इसीलिए की क्योंकि अगर नहीं समझेंगे भाई तो इसको आप याद नहीं कर सकेंगे, मेन बात ये है, ठीक है। और आज अभी इधर का सेशन गांधी युग वगैरह, अब कल एक वीडियो आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का मास्टर वीडियो, मैं पूरा एक एक इंसिडेंट को एक के साथ जोड़ के आपका समय बचाते हुए पूरी चीज़ों को कवर करा दूंगा। तो ये क्लियर हो गया। पहले व्यक्ति कौन हो गए भाई, रूसी यूरी गागरिन हो गए, वोस्टक यान से पहले मानव जो कहाँ गया था भाई, अंतरिक्ष में जाने वाले हो गए। अब आइए 1963 में, सारा यूएसएसआर का पहले देख लीजिए एक जगह, मैंने एक जगह कर दिया पूरा फैक्ट को। उसके 2 साल के बाद अंतरिक्ष में पहली महिला को भी भेज दिया गया। पहले भाई मानव तो गए, अब महिला भी भाई यूएसएसआर का ही लिस्ट में नाम आ जाएगा। वैलेंटीना थेरेस्कोवा को भेजा गया वोस्टक 4 से, ठीक है, वोस्टक 4 से भेज दिया गया। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 था, जिसे यूएसएसआर ने तैयार किया था। ये भाई बिल्कुल सही बात है ना, ये सबसे पहला यही तो प्रक्षेपण यान था, या फिर बोला जाए कृत्रिम, जो रशिया के द्वारा बनाया गया था स्पुतनिक 1। और इसे कहाँ से किया गया था याद रखिएगा, इसे कजाकिस्तान के बेकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपका पूछा गया था कि रशिया या यूएसएसआर, मैं बार बार बोल नहीं रहा हूँ, रशिया बोल रहा हूँ क्योंकि आज के समय में वो रशिया ही है। यूएसएसआर अब सारे देश अलग हो चुके हैं, टूट चुका है ये यूएसएसआर। तो यूएसएसआर ने जो सबसे पहला अपना अंतरिक्ष उपग्रह जो भेजा जा था, वो खुद का बनाया हुआ कृत्रिम उपग्रह था जो स्पुतनिक 1 था, जिसको कहाँ से लॉन्च किया, देखिए कजाकिस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से इसीलिए लॉन्च किया गया ना, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी के जो विषुवत रेखा, यहाँ से आपकी जो स्पेस में भेजने की जो दूरी होती है वो काफ़ी कम होती है। अगर दूरी कम है तो भाई फ्यूल का खर्च कम होगा और आपका भी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। इसीलिए कजाकिस्तान जो है विषुवत रेखा के करीब होने के कारण यहीं से इसके अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। ये हो गया भाई आपका। और एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए यहाँ तक आपका यूएसएसआर को एक बार हम आपका रिवाइज करा देते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा जो आपका जो अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला यान, जो अंतरिक्ष यान था स्पुतनिक 1 1957 में, उसके बाद पहला जीव 1957 में ही जीव था लाइका नामक स्पुतनिक 2 से। पहले मानव भाई भेज दिए गए वोस्टक यान से, व्यक्ति का नाम यूरी गागरिन हो जाएंगे, और पहली महिला हो जाएगा वैलेंटीना थेरेस्कोवा, वोस्टक 4 से भेजा गया था। कब, 1963 में, मानव 1961 में। और फिर यहाँ पे पहला कृत्रिम उपग्रह कहाँ से छोड़ा गया था, स्पुतनिक 1 कजाकिस्तान के बेकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। अब आइए भारत की बात करते हैं, ठीक है, भारत के बारे जानिए, फिर हम आएंगे अमेरिका के पास भी। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। देखिए अंतरिक्ष क्षेत्र में या भारत जो बहुत आगे या निकला, या फिर भारत ने इनिशिएटिव लिया जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा था विक्रम साराभाई का, ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। 1961 में परमाणु ऊर्जा विभाग के, देखिए हमने आपको क्या बताया, जो इसरो है भारत की जो स्पेस एजेंसी, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई भाई, 1969 में। कब हुई, 1969 में। एक बार आइए पहले चीज़ों को समझिए, डेवलपमेंट देखिए, विकास देखिए कैसे होती है, ठीक है ना। देखिए इसरो का स्टैब्लिशमेंट 1969 में हुई है। अब अगर आप देखें, किसको देखिएगा, इसको देखिए यूएसएसआर को, ये 1963 तक भाई महिला को वो भेज भी चुका है। अभी तक भारत
स्पेस के लिए बस सोच ही रहा होगा, ठीक है। हालांकि सोच नहीं रहा था, भारत ने 1961 से ही स्पेस जगत पे कार्यक्रम को स्टार्ट कर दिया था और उसका मेन जो श्रेय जाता है वो हमारे साराभाई, जो विक्रम साराभाई उनको। लेकिन जो भी अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी काम भारत कर रहा था, भारत का उस समय कोई स्पेस एजेंसी नहीं थी 1961 में, वो परमाणु ऊर्जा विभाग जो है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत ही, यानी कि भारत का जो बजट आ रहा था स्पेस के लिए अलग से कुछ नहीं आ रहा था, या स्पेस के लिए कोई अलग सी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, जो एटॉमिक एनर्जी जो डिपार्टमेंट थी उसी के तहत ही स्पेस से रिलेटेड। तो भाई देखिए, दो चीजें हैं, इस प्रकार से समझिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ाना भी है और उसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट देखना है। तो भाई दोनों बहुत अच्छे से ये करेगा नहीं। अगर इसको बांट दिया जाए, पढ़ाने का काम ऑर्गेनाइजेशन ये देखेगा और ये ऑर्गेनाइजेशन भाई मैनेजमेंट का काम देखिए, तो बहुत अच्छा। तो डिफेंस का काम अलग हो जाए, स्पेस का जाए, तो और भी अच्छा बजट भी आने लगेगा, समय यहाँ पे अच्छी प्रकार से कार्य भी होगी। लेकिन एक ही अगर डिफेंस और स्पेस दोनों कार्य होगा तो उतनी खास डेवलपमेंट नहीं मिलेगी देखने को। लेकिन फिर भी ये श्रेय, ये स्टार्टिंग करने का ये कि परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत ही अंतरिक्ष जगत में जो कार्य भारत शुरू किया था वो विक्रम साराभाई के ही दौरान या इनके ही श्रेय जाता है, इसलिए कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहा जाता है, ठीक है। ये लाइन समझ में आया कि नहीं भाई? ये लाइन मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये लाइन जो लिखी हुई है ना, इसका मतलब क्या, लोग समझते नहीं है। 1961 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम को शामिल किया गया था, ठीक है। अंतरिक्ष से संबंधित जो भी कार्यक्रम स्टार्ट होगी वो परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत ही होगी 1961 में। 1962 में थुम्बा रॉकेट अनुसंधान केंद्र केरल में स्थापित किया भारत। 1962 में और 1961 में रशिया मानव के भेज चुका है, कहां पे, अंतरिक्ष में। और भारत अभी एक थुम्बा रॉकेट अनुसंधान केंद्र, तो पूछेगा थुम्बा रॉकेट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो केरल में है। कब इसका स्थापित किया गया? 1962 में। और इसी का नाम बाद में फिर क्या कर दिया गया, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया है, ठीक है। तो भारत का पहला रॉकेट अनुसंधान केंद्र जहां से रॉकेट प्रक्षेपित किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, वो क्या है आपका, थुम्बा रॉकेट अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है भाई, जिसका नाम 1962 में स्टैब्लिशमेंट किया गया, जिसका नाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। आगे बढ़िए। इंदिरा गांधी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनी। इन्होंने जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनी, इन्होंने 1969 में इसरो स्पेस एजेंसी की स्थापना की, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में। अंतरिक्ष अनुसंधान कार्य के लिए में अलग सी एक संस्था का फॉर्मेशन कराया गया। 1969 में जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी थी, इसरो की स्थापना हो रही है 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई है। अभी के अध्यक्ष देखिए 2023 में, यहाँ पे मैंने जो कंटेंट रेडी किया था, अब आप सोचिएगा 2023 का कंटेंट पढ़ा नहीं भाई, देखिए अब यहाँ पे आपका माइंड चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई चीज़ें एकदम स्मूथ चलनी चाहिए। देखिएगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ करंट अफेयर, यहाँ से देखिए स्टार्ट है, ठीक है, करंट अफेयर। तो 2025 तक की पूरी अपडेट यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। देखिए सारी चीज़ें साइंस एंड टेक से रिलेटेड, जितनी स्पेस की खास करके इसमें मैं पूरा कंटेंट लाया हूँ। आप देख सकते हैं 2025 वगैरह सब कुछ है, तो बिल्कुल बिंदास। अब जो फैक्ट है, रसिया गया है तो गया है, आप जब भी पढ़िए 2025 में 2030 में पढ़िए तो भाई रसिया का ही नाम रहेगा, यूएसएसआर का ही नाम रहेगा। तो अभी आप का काम है अध्यक्ष जानना, इसरो के प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है, ठीक है। ये मैं आपको कार्य करने के लिए दे रहा हूँ कि आप कितने भाई थोड़े से मेहनती बन लीजिए। परमाणु ऊर्जा आयोग का जो अध्यक्ष है भाई वो कौन है? अजित कुमार मोहंती है। ये आप चेकआउट कर लेंगे। ये सब आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वायुसेना के उप प्रमुख, नौसेना के उप प्रमुख, ये सब कौन है? अब यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? अंतरिक्ष जो है मानव सेवा के लिए, ठीक है। इसरो का आपसे पूछा जाएगा आदर्श वाक्य क्या है, तो अंतरिक्ष जो है मानव सेवा के लिए। भारत का पहला स्पेस सेंटर अंतरिक्ष केंद्र जो स्थापित किया गया, भारत का पहला स्पेस सेंटर जो स्थापित किया, जिसका बाद में नाम क्या चेंज कर दिया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर रखा गया, ठीक है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में स्थित है, पुलिकट झील के पास, ठीक। 1971 में स्थापित किया गया। इसका पुराना नाम, जो पहला अंतरिक्ष जो केंद्र खोला गया, स्थापित किया गया, जिसका नाम था श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, ओल्ड नेम है, जिसका नाम बदल करके अभी जो है नाम देखते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसकी स्थापना 1971 में हुई। देखिए भारत का पहला स्पेस सेंटर खुल रहा है 1971 में। भारत कितना पीछे है, आपको मैं ये फील कराना चाहता हूं भाई कि आज आप 1971 में क्या फील कर रहे हैं। देखिए 1963 में यूएसएसआर या रसिया कह लें,
ये क्या कर दिया, महिला को भेज चुका है अंतरिक्ष में। और भारत अभी 1971 में क्या कर रहा है, तो अपनी स्पेस सेंटर का क्या कर रहा, फॉर्मेशन कर रहा। लेकिन आज 2025 की बात कर लीजिए, सोचिए भारत कहाँ से कहाँ इतना ड्रास्टिकली इसकी ग्राफ इंक्रीज हुई है। 2025 में हमने स्पेस में, आप देख रहे हैं भाई, चंद्रयान 4-5 अब हम लोग पहुंच चुके हैं, सूर्य में भी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो कितना हाईली हम लोगों ने डेवलप किया भाई। अगर आप जब फोटो देखेंगे तो भाई जो सैटेलाइट को साइकिल से लेके जाया कर रहा था, उस समय ऐसे हमारे पास संसाधन थे नहीं। 1971 की बात है, आप देखेंगे इमेजेस वगैरह। तो खैर चलिए आगे बढ़िए भाई। पहला स्पेस सेंटर याद हो गया, रॉकेट अनुसंधान केंद्र, थुम्बा रॉकेट अनुसंधान केंद्र, जिसका बाद में विक्रम साराभाई स्पेस रॉकेट अनुसंधान केंद्र रख दिया। कहाँ है, केरल में है। कब स्थापित किया गया, 1962 में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आदर्शवाद के मानव क्या है, अंतरिक्ष किसके सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए। चलिए आगे बढ़िए, 1975 में आएंगे अब हम लोग। भारत का पहला उपग्रह जो है सैटेलाइट रूस के सहयोग से छोड़ा जाएगा। ठीक है, पहला सैटेलाइट है भारत छोड़ रहा है रूस की सहायता से, जिसका नाम है आर्यभट्ट। ठीक, रूस से ही छोड़ा गया था, ये रूस से ही छोड़ा गया था। कॉस्मोस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था, भारत के लिए छोड़ा गया था। भारत का पहला स्पेस जो छोड़ा कब गया, 1975 में। कौन सा था पहला सैटेलाइट, आर्यभट्ट नाम रखा गया था। किसके मदद से, रूस के सहयोग से। रूस के जो कॉस्मोस प्रक्षेपण यान है से छोड़ा गया था, आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। ठीक है, कल्पना चावला के बारे में जो कुछ फैक्ट आपको याद रखना है, देखिए कल्पना जी जो थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली, देखिए एक वर्ड को भी समझना है, भारतीय मूल। भारतीय मूल का मतलब ये है कि इनके जो पेरेंट्स होंगे वो भारतीय होंगे, तो इसलिए इनको कहा जा रहा भारतीय मूल। लेकिन ये अमेरिका की क्या की थी भाई, सिटीजनशिप ले रखी थी, तो इसलिए ये भारतीय हैं। ठीक है, भारतीय मूल कहा जाएगा इनको। तो आगे बढ़िए यहाँ से। कल्पना जी जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय मूल की महिला थी। तो पहले भारतीय मूल की महिला अगर पूछा जाएगा तो कौन थी, कल्पना चावला, जो भेजी कहाँ गई थी, स्पेस में, अंतरिक्ष में गई थी। भारतीय मूल के जो दूसरे व्यक्ति है वो अंतरिक्ष में जाने वाले, भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले कल्पना चावला हो गई। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे तो हम लोग लिखा क्या है नासा के बारे में। नासा अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी, कहाँ से, कोलंबिया से। ठीक है, तो ये कल्पना चावला के बारे में ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई भाई। चलिए आगे बढ़िए। भारत का पहला सैटेलाइट क्या है, आप क्या बोलेंगे, आर्यभट्ट है। किसके मदद से, रूस के मदद से छोड़ा गया था। कब, 1975 में, कॉस्मोस प्रक्षेपण यान से। कल्पना चावला के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई थी, कौन से, मतलब अमेरिका के जो स्पेस एजेंसी है नासा, अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी, कोलंबिया जो अंतरिक्ष यान है। चलिए आगे बढ़िए। सुनीता विलियम्स के बारे में, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला। अब ये दूसरी महिला, पहली महिला बोलेगा तो कौन हो जाएगा, कल्पना चावला। भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला, दूसरा सुनीता विलियम। ये गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती है, इनका भाई संबंध कहाँ है, तो गुजरात के अहमदाबाद से। तो ये भारतीय है लेकिन अब ये अमेरिका के भाई सिटीजनशिप ले लिया। उसी पर कल्पना चावला भी। तो पहली भारतीय महिला अगर बोला जाए, ठीक है, देखिए पहली भारतीय महिला बोला जाए तो कल्पना चावला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। राकेश शर्मा की बात कीजिए भाई, रूस की सहायता से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या आ रहा था, डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे आपने बोल दिया सर, देखिए यहाँ पे आपने क्या बोल दिया है, देखिए सर यहाँ पे आपको डाउट आ रहा था कि कल्पना जी जो थी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय मूल की महिला है, दूसरी भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स है। और ये लाइन आप जब देख रहे होंगे तो भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति, भाई पहले व्यक्ति, देखिए व्यक्ति मतलब क्या है, जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, पर्सन। अब पर्सन में मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। तो पर्सन में पहले जो गए थे भाई वो थे आपके राकेश शर्मा, और दूसरे में कल्पना चावला हो गए। ठीक है, इसलिए वहां पे लिखा गया है भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले। ठीक है, और राकेश शर्मा जो थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, राकेश शर्मा। ठीक है, रूस की सहायता से ये गए थे, हालांकि किसके मदद से, रूस। ये सब क्वेश्चन है भाई। राकेश शर्मा जो गए भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री जो थे, जो गए थे अंतरिक्ष में, वो पहले भारतीय थे, किसके मदद से गए थे भाई, रूस के मदद से गए थे। लेकिन सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला जो भारतीय मूल की प्रथम महिला और भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं, और सुनीता विलियम्स दूसरे महिला है भारतीय मूल के, जो कहाँ गए थे, अंतरिक्ष गए थे, किसके मदद से, नासा के मदद से, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की मदद से।
ठीक है, यहाँ तक चीज है। अच्छा, राकेश शर्मा जो सोवियत संघ के सोयुजित T11 अंतरिक्ष अभियान के तहत एक अभियान चलाया गया था यूएसएसआर के तरफ से, सोयुजित T11 अंतरिक्ष अभियान के तहत 2 अंतरिक्ष यात्री यूरी मालिसेव और गोनादी स्ट्रॉकलोव के साथ गए थे। तो इनके साथ, राकेश शर्मा के साथ 2 और अंतरिक्ष यात्री थे, यूरी मालिसेव और गेनादी स्ट्रॉकलोव के साथ गए थे। ठीक है, रूसी थे ये लोग। इन्हें अशोक चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। अब आइए बात होगी भाई, स्पेस की बात आपने कर लिया। मैंने क्या कहा आपको कि भाई पावर दिखाने के लिए रशिया ने सब कुछ करके दिखा दिया, पूरे विश्व में मैसेज भेजा दिया, पूरे विश्व में भाई रशिया का वाहवाही हो रही है। तो भाई अमेरिका चुप कैसे बैठे भाई, उन्होंने अभी तो स्टैब्लिशमेंट ही किया 1958 में स्पेस एजेंसी की। अब बोला कि भाई अगर हम अब स्पेस में कोई चीज को भेजेंगे तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी, इसने तो पहले रशिया पहुंचा चुका है, तो हम चंद्रमा पे सबसे पहले जाएंगे। ठीक है, तो चंद्रमा में सबसे पहले जा करके पूरे विश्व को मैसेज करेंगे। तो देखिए भाई, आइए आप हमारे साथ जुड़िए, आप भी चंद्रमा पे जाएंगे, आइए। तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह जो था लूना 10 था, यह चंद्रमा का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था जो सोवियत संघ ने, लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे सोवियत संघ पहले पहुंच चुका है। ठीक है, सोवियत संघ पहले पहुंच चुका। तो अमेरिका अभी देखिए आएगा, देखिए अपोलो 11 में संयुक्त राज्य अमेरिका का लूनार अभियान चलेगा, यहाँ पे देखेंगे। लेकिन फिर इसके बाद आप देखेंगे मंगल अभियान। ठीक है, मंगल अभियान आप देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए दोस्त, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल, आदित्य L1 है, बृहस्पति है अध्ययन के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ बृहस्पति में पहुंचाने वाला अमेरिका ही था, मंगल में भाई रूस पहुंच चुका था। चलिए ठीक है, आइए आइए, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब चीजें आपके एग्जाम के लिए। चंद्रमा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। देखिए अब रसिया बोला भाई अंतरिक्ष में चले गए, चलिए चंद्रमा में भी पहले जाकर रिकॉर्ड बना लेते। तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला जो उपग्रह है वो क्या था, लूना 10 था। तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 है। चंद्रमा का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है, या चंद्रमा का प्रथम क्या है, कृत्रिम उपग्रह था जो सोवियत संघ ने किया था। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा, बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लूना 2 की बात आएगी। तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान क्या था, देखिए जो आपका लूना 10 है। ठीक है, ये क्या किया है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह है जो चंद्रमा का प्रथम कृत्रिम, जो चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। लेकिन चंद्रमा की सतह पे उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है, लूना 2 है। और अपोलो 11 ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। अपोलो 11 संयुक्त राज्य अमेरिका का लूनार अभियान चलाया गया था, इसके तहत ही मानव रहित यान था। तो अब भाई ये बोला कि भाई हम चंद्रमा पे जाएं तो क्या ही बड़ा काम कर दें, क्यों ना हम सबसे पहले मानव को भेज करके इतिहास रचते हैं। अभी तक रशिया ने मानव को नहीं भेजा था चंद्रमा पे, तो इसने इतिहास रचा। संयुक्त राज्य अमेरिका का लूनार अभियान था जिसमें मानव रहित यान था। ठीक है, मानव को इसने भेजा। अपोलो 11, ठीक है, अपोलो 11 एक यान है, ठीक है, द्वारा ही 1969 को नील आर्मस्ट्रांग, यानी कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। एडविन एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति थे, माइकल कॉलिंस तीसरे व्यक्ति थे। अब ये आपका सवाल पूछेगा, चंद्रमा पे सबसे पहले उतरने वाले जो व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रांग, उसके बाद दूसरे व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन है, तीसरे माइकल कॉलिंस। तो पहले ये उतरे होंगे भाई, पीछे उसके बाद ये उतरे, उसके पीछे ये उतरे। ठीक है, तीनों साथ ही गए थे। अपोलो 11 अभियान के तहत ही ये यान था, अभियान था, लूनार अभियान था, जिसमें मानव रहित पहला इतिहास रच दिया अमेरिका। देखिए पावर पूरा मैसेज में कि आइए हमारे साथ चंद्रमा पे आके हम आपको दिखा रहे हैं उतर करके। तो भाई अब आगे इस तरह से लड़ाई चलती रहेगी स्पेस में कि अपनी पावर दिखाने के लिए हम सबसे पहले, आप सबसे पहले, बृहस्पति ग्रह, सारे चीजों में अब ऐसे चीजें चलेगी। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन लूनार रोवर, मून रोवर भी जिसे कहा जाता था, यूएसए के द्वारा। इसने एक और इतिहास रच दिया भाई, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन को इसने उतार दिया वहां पे। ठीक है, अमेरिका के द्वारा। अपोलो 11 प्रथम कृत्रिम उपग्रह था जिसमें मानव चंद्र की सतह पर उतरा था। ये याद है, मैंने अभी बताया 20 जुलाई 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। अभी देखिए इधर अमेरिका चंद्रमा पे कदम रख दिया, रसिया भी चंद्रमा पे पहुंच चुका है, वो तो अंतरिक्ष में भी, चंद्रमा में सब जगह जा चुका है। भारत 1969 में अभी अपनी संस्था ही बना रहा, और आज भारत की डेवलपमेंट देखिए, रसिया चाइना के बराबरी है, अमेरिका के बराबरी में, उससे भी आगे है। ठीक है, हमने चंद्रमा के साउथ पोल में जाकर के चीजें देख ली है भाई वहां पे। अब आगे बढ़िए, अभी मैं बताऊंगा चंद्रयान। अब देखिए भारत का चंद्र मिशन जो आपका देखने को, ये चीजों को समझाता हूं मैं। ठीक है, देखिए भारत का प्रथम चंद्र मिशन लूनार प्रोब चंद्रयान 1 था। ठीक है,
22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस केंद्र जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। ठीक है, चौथा देश भारत बन गया। अब समझिएगा चंद्रयान-1 से पहले तो ये सब याद रखिएगा, चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ था, कौन से मिशन, चंद्र मिशन, लूनार प्रोब मिशन के तहत 22 अक्टूबर 2008 को कहां से लॉन्च किया गया था, ये प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस केंद्र जो आंध्र प्रदेश में चौथा देश बन गया भाई चंद्रमा पे पहुंचने वाला। चंद्रयान-1 में क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे लिखा, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ डायग्राम ड्रॉ करते हुए। चंद्रयान-1 में निर्णय लिया गया था कि हम चंद्रमा के कक्षा में उपग्रह को स्थापित करेंगे, कोई लैंडर रोवर स्थापित नहीं करना। अब आइए इसको समझ लीजिए पहले, ठीक है, ऐसे समझने में दिक्कत होगी आपको, जो को समझिएगा। देखिए कैसे क्या हो रहा है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है। अब मैंने बताया क्या भाई, सैटेलाइट को छोड़ा जा रहा है आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है, आंध्र प्रदेश का सतीश धवन स्पेस सेंटर से, यहाँ से भाई, क्योंकि विश्वत रेखा, यहाँ तो पृथ्वी है ना भाई, ये 1 मिनट देखिए, ये पृथ्वी है, यहाँ पे भारत स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ से भाई सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट को सबसे पहले कहाँ पहुँचाया जाएगा, ये पृथ्वी जो आप देख रहे हैं ना, पृथ्वी की जो अंतिम कक्षा है, अंतिम कक्षा मतलब कि जहाँ तक ग्रेविटेशन काम कर रहा है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रही है, सबसे पहले सैटेलाइट को यहाँ पर भेजी जाती है, ठीक है, यहाँ पर सैटेलाइट को भेज दिया गया है। और कुछ समय तक सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये जो आपका सैटेलाइट है, सैटेलाइट को छोड़ा जाता है तो उसे पृथ्वी की जो अंतिम कक्षा है, ये क्या है, पृथ्वी की अंतिम कक्षा, अब इसके बाहर आपका स्पेस है इधर, यानी ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा, अंतिम कक्षा में ही इसको पहले घुमाते हैं, ठीक है, इसको घुमाया जाएगा पहले अंतरिक्ष कक्षा में ही, जब तक कि वह पूरी तरह से एडजस्ट ना हो जाए ये सैटेलाइट, तब तक पहला जो टास्क होता है क्या, कि इस सैटेलाइट को इस अंतिम कक्षा में बढ़िया से पहले भाई इसको हम लोग एडजस्ट कर ले, चंद्रमा इसको अंतिम कक्षा में पृथ्वी की। अब ये आपका चंद्रमा है, मान के चलते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा का भी एक अंतिम कक्षा होगा जहां तक चंद्रमा का ग्रेविटेशन काम करेगा, मान के। तो अब यहाँ पे जब ये पूरा सैटेलाइट आपका जो है, भारत का जो चंद्रयान-1 मिशन जो था, लूनार प्रोब जो था, चंद्र मिशन, पहला हमारा टारगेट क्या था भाई, कि मतलब टारगेट होता क्या है, ऐसे ही चीजें चलती है, कि पहले हम सैटेलाइट को पृथ्वी की अंतिम कक्षा में पहले एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर जब ये एडजस्ट हो गई है भाई, अब यही पृथ्वी से हमारे पास इसका कंट्रोल होता है, इसको हम बूस्टअप करेंगे। बूस्टअप करने के साथ इसको यहाँ से कहाँ भेजा जाएगा, चंद्रमा की जो अंतिम कक्षा है वहां पर इसको भेजा जाएगा, ठीक है, चंद्रमा का जो अंतिम कक्षा है वहां पे इसको भेजा जाएगा, और फिर ये चंद्रमा के चारों ओर क्या करेगा भाई, रोटेट करिए, ठीक है। तो पहला जो हमारा टास्क यही था भाई, चंद्रमा की सतह, ये चंद्रमा के सतह पे हमारा उतरना नहीं था, हम चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएं बढ़िया से, यही पहला टारगेट था हमारा, ठीक है। चंद्रमा का ऑर्बिट, चंद्रमा के सतह पर हम लोग उपग्रह को भेजा जाता है, जो चीज को सतह पर उतारना। अब देखिए यहाँ पहले हमारा टारगेट क्या है, कि चंद्रमा के अंतिम कक्षा जो है, चंद्रमा के ग्रेविटेशन के में हम लोग पहले आ जाइए, और फिर ये सैटेलाइट इसके चारों ओर घूमेगी अच्छी तरह, पहले यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा चंद्रयान-1 मिशन क्या बोल रहा समझिए, देखिए चंद्रयान-1 जो है, इसमें निर्णय लिया गया था कि चंद्रमा के कक्षा में उपग्रह को स्थापित करेंगे, बस यही हमारा पहला चंद्रयान मिशन था, कि हम पहले अपने सैटेलाइट को चंद्रमा के कक्षा में पहुंचा दें, पहला ये चंद्रयान-1 का टारगेट था, ठीक है। कोई रोवर, कोई क्या बोलते हैं भाई, कोई रोबोट को नीचे, लैंडर को हमें नहीं उतारना था चंद्रमा की सतह से। तो अब क्या होगा, देखिए चंद्रयान-2 में, चंद्रयान-3 में क्या होगा, उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। ये हो गया आपका चंद्रमा, ये हो गया आपका चंद्रमा, इसकी अंतिम कक्षा, और यहां से ये आ गया आपका सैटेलाइट, हमारा सैटेलाइट आ गया है। तो पहला टारगेट पूरा है। अब क्या होगा भाई, देखिए अब समझिए चीजों को, क्या होगा कि ये जो सैटेलाइट है, अब इसको सैटेलाइट को चंद्रमा की सतह पर क्या करना है, हमें उतारना। तो दो तरीके से उतारेंगे, तुरंत फटाक से उतार दीजिए, फटाक से कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट लैंडिंग कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट लैंडिंग कर दीजिए, ये आपका कंट्रोल पृथ्वी से हो रहा है, या फिर इसको इस प्रकार से रोटेट कराते कराते, ऐसे कराते कराते कराते, ऐसे धीरे धीरे, तो इसको बोलेंगे सॉफ्ट लैंडिंग, इसे कहेंगे हार्ड लैंडिंग, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। जब आप चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कर गए, ठीक है, तो अब कहीं यहाँ से लैंडिंग किए, तो अभी सैटेलाइट से कोई उतरेगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, रोवर का नाम देंगे, जो रोवर को उतारा जाएगा उसको रोवर कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, रोवर क्लियर हो गया, लैंडर जो आया, ये सैटेलाइट से जो उतरेगा, लैंड करेगा, अब उसको सॉफ्ट लैंडिंग या हार्ड लैंडिंग जैसे कराइए। चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव में लैंडिंग कराइए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में हम लोग चंद्रयान-2 अभी जब देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर, देखिए इतना ही काफी है आपके लिए।
चंद्रयान, अच्छा ये चंद्रयान 1 को PSLV से भेजा गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से भेजा गया था, ठीक है। चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा स्वदेशी मिशन चंद्रयान 2 है। इस मिशन को इसरो ने 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया। इसे GSLV मार्क 3 से, याद रखिएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की योजना थी, यानी ये जो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें उतारना था, ठीक है। चलिए ये सब आपका नाम याद रखना, आपको पूछा जाएगा। लेकिन हम इसके क्या हुए, 2.1 किलोमीटर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से पहले ही हमें संकेत आना, उसका क्या हो गया, बंद हो गया था सैटेलाइट से। तो जिसको लैंड करवाना था, लैंडर का नाम हमने विक्रम रखा था, और जो रोवर था, जो रोबोट उतरता, उसका नाम प्रज्ञान रखा गया था। चंद्रमा के लिए भारत का तीसरा स्वदेशी मिशन चंद्रयान 3 है। इस मिशन को इसरो ने 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैंजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। सॉफ्ट लैंडिंग आपको समझ में आ गया। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे वो याद रखिएगा, पी वीर मुथवेल मिशन डायरेक्टर थे, और जो मिशन डायरेक्टर थे मोहन कुमार थे। इसमें 3 मॉड्यूल थे, याद रखिएगा। चंद्रयान 5 में 5 मॉड्यूल रहेंगे। क्या हो गया, प्रोपल्सन मॉड्यूल हो गया एक, दूसरा लैंडर मॉड्यूल, और एक तीसरा रोवर मॉड्यूल। तो चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल है। लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम भी प्रज्ञान ही रखा गया था। रोवर में 6 पहिया थी, ठीक है। कितना पहिया ये भी पूछा जा सकता है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर 1 चंद्र दिवस तक काम किया है, यानी कि 14 पृथ्वी दिवस जिसको बोला जाता है। पृथ्वी के 14 दिन 1 चंद्र दिवस के बराबर होता है। तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर 1 चंद्र दिवस तक काम किया। 14 दिन तक वहां से सारी इंफॉर्मेशन भारत तक, यानी कि पृथ्वी तक आती रही। मोदी जी ने घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे हम लोग क्या करेंगे, तौर पर मनाएंगे। 23 अगस्त भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। देखिए यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पहला देश भारत बन गया। 1969 में जो चंद्रमा पे पहुंच चुका है रशिया, चाइना, सॉरी अमेरिका, भारत अभी स्पेस एजेंसी की ही स्थापना कर रहा था। और आज 2023-24 में आप जब देख रहे हैं, हालांकि ये तो 2025 चल रहा, 2023-24 में ही हम लोग पहला देश बन गए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में। सोचिए कितना हम लोगों का ग्रोथ हुआ, विकास किया हम लोग स्पेस क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में हम लोगों का विकास हुआ। अब आगे बढ़िए, जैसे कि 4 देश के बाद मैंने नाम बताया था, अमेरिका है, एक रूस है, चाइना। इसके बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। मोदी जी ने घोषणा भी किया, चंद्रमा के जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा, और जहां पर चंद्रयान 2 के पदचिन्ह थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो ये रहा चंद्रयान मिशन के बारे सारी जानकारी। अब आइए कुछ आदित्य L1 के बारे जान लीजिए। आदित्य का मतलब सूर्य, ठीक है। तो सूर्य के अध्ययन के लिए ही हम ये समर्पित उपग्रह है आदित्य L1। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे निगर साजी जी थे, मिशन डायरेक्टर विजू SR हैं। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 से प्रक्षेपित किया। तो अब ये सब इंपॉर्टेंट है आपका। आदित्य L1 किससे, सतीश धवन स्पेस केंद्र से किससे लॉन्च किया था, प्रक्षेपण यान PSLV C57। बृहस्पति ग्रह के बारे में बात कर लिया जाए भाई, तो इसके अध्ययन करने के लिए अमेरिका ने सबसे पहले अमेरिका ने 1972 में पायोनियर यान से बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा था। तो बोलेगा पायोनियर जो आपका यान है किससे संबंधित है, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल या फिर बुध, तो बोलेंगे बृहस्पति। मंगल यान की बात की जाए तो भाई देखिए 1971 में रूस ने मंगल में मार्स यान भेजा था। 1997 में अमेरिका ने रोबोटिक यान पाथ फाइंडर को मंगल ग्रह में भेजा था। क्वेश्चन पूछा गया पाथ फाइंडर किससे संबंधित है, मंगल यान से संबंधित है। 5 नवंबर 2013 में भारत ने मंगल यान को प्रथम प्रयास में ही प्रक्षेपित कर स्थापित किया। PSLV C25 से भेजा था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित स्पेस धवन सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। प्रथम प्रयास में ही प्रवेश करने वाला पहला देश बना, यानी मंगल में हमने पहले ही प्रयास में अटेम्प्ट सही कर लिया यहाँ पे, ठीक है। 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया था। मंगल ग्रह अभियान को जो जाना जाता मॉम से, यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन के तहत के राधाकृष्णन इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके मार्गदर्शन में ही 5 नवंबर 2013 मंगल मिशन लॉन्च किया गया था। 2014 में इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। तो याद रखिएगा मंगल मिशन का भारत का दौरा, याद रखिएगा PSLV से लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, ये सारी पॉइंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए भाई। देखिए व्हीलर द्वीप से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे, भारतीय राज्य के उड़ीसा में स्थित है।
इनका प्रयोग किस लिए करते हैं? भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण के रूप में करता है। 4 सितंबर 2015 में इसका नाम को आपने देखा कि व्हीलर द्वीप से बदल करके क्या कर दिया गया? भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूरी पर। यह सब फैक्ट याद रखना होगा आपको। इसरो के प्रमुख के शिवान 1 जनवरी 2020 को तमिलनाडु के तुत्तीकोरिन जिले के तुथुकुड़ी में छोटे उपग्रहों के लिए दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे? श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा के अलावा भी एक और प्रक्षेपण बन रहा है, कहाँ पे? थुत्तुकुड़ी, तुतीकोरिन जिले में। कहाँ है स्थित? तमिलनाडु में। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जीएसएटी जो आपका भू स्थिर उपग्रह, ये कैसा है? तो संचार व्यवस्था को मुख्य रूप से देखती है ये सैटेलाइट, ठीक है, या आउटर ऑर्बिट यानी कि 36,000 किलोमीटर। भाई संचार से भाई रिलेटेड आपका इंफॉर्मेशन 24 घंटा चाहिए, 24/7, इसलिए हम इसको तो भाई पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लो ऑर्बिट में तो भेजेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं ना कंसेप्ट को, ठीक। इसकी परिक्रमण काल पृथ्वी के अंतरिक्ष के परिक्रमण काल 24 आवर के बराबर होती है। जैसे मैंने बताया कि जियो यानी कि 36,000 किलोमीटर पे आप भेजे हैं तो पृथ्वी की स्पीड उसकी स्पीड समान हो जाएगी, तो 24 आवर आपको मिलते रहेगा इन्फॉर्मेशन। केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम स्थित नॉलेज सिटी में देश के पहले स्पेस टेक पार्क की स्थापना करी है, ठीक है। अब ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट बन चुका है आपके लिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री को उतारने की योजना बना रही है। NAVIC ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस है आपका वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली, क्या है ये सब आपसे पूछेगा। नेविक क्या है? IRNS क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, भारतीय क्षेत्र नौवान उपग्रह प्रणाली है। इसरो के द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवान प्रणाली है। मोदी जी ने इसका नाम भारत के मछुआरों के समर्पित कर नेविक रखा, ठीक है। हो गया यहाँ भाई नेविगेशनल जितने भी मतलब आपका क्या बोल सकते हैं भाई, डायरेक्शन वगैरह जो भी रीजनल क्षेत्र में है ना, जो मतलब सुदूर क्षेत्र जो है वहाँ पे उसकी जानकारी इससे मिलेगी। रूस का जो जीपीएस है क्या है? ग्लोनास है। यूरोपियन यूनियन का जीपीएस गैलीलियो है। चीन का जीपीएस बेयूदोई हो गया। भारत का IRNS है, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। एप्पल भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। 19 जून 1981 को कोरू फ्रेंच गुयाना से एरियन 1 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। रट लीजिए ये सब। इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत की पहली GS80 यानी कि जियो सैटेलाइट आपका है, ये आपका क्या है? जियो स्टेशनरी आपका है, आपका एप्पल उपग्रह है। अंतरिक्ष की सैर करने वाली पहली महिला चीनी महिला लियू यांग है। आर्यभट्ट भाई क्या है? स्वदेशी है। आपने देखा रूस के मदद से ये दोनों उपग्रह सोवियत संघ के बैकानूर के मदद से सोवियत संघ की मदद से रूस से ही इनको प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था। भास्कर उपग्रह भी, आर्यभट्ट और भास्कर उपग्रह दोनों भी। रोहिणी जो है आपका भारत का पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह है। 1979 में भारतीय प्रक्षेपण या SLV-3 से प्रक्षेपित किया गया था, श्रीहरिकोटा से ही। देखिए लेकिन यह भाई असफल रहा था, अब समझ लीजिए। आर्यभट्ट स्वदेशी था लेकिन ये रूस के मदद से, सोवियत संघ के मदद से, भास्कर भी। लेकिन रोहिणी को भारत की प्रक्षेपण यान से SLV-3 से भेजा गया था लेकिन यह असफल रहा था। आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण यान कॉस्मोस 3M था, पुराना 2 रुपीज नोट में किसका भाई उड़ते हुए जहाज को दर्शाया, ये नोट वाला देख लीजिएगा आप। कुछ करंट अफेयर है भाई, देखिए अब ये करंट अफेयर वगैरह ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल करूंगा, वीडियो लंबा बन जाएगा, ठीक है। ये सब गगनयान जो निशार किसके किसके 2 देश के एजेंसी है, नासा और इसरो के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। गगनयान 1, गगन 2, ये मानव रहित अंतरिक्ष यान है, किससे संबंधित ये सब है। मंगलयान 2, तो ये नोट्स तो मैं आपको सेंड कर ही दूंगा। अच्छा ये नोट्स के बारे में बता दूं, ये नोट्स की फी पेड है दोस्त, क्योंकि आप देख रहे हैं कंटेंट की क्वालिटी। जो जिनको चाहिए 7909004902 पे मैसेज करेंगे, 200 इसकी फी है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें चीज़ें को और भी जैसे मैं बता दूं, पूरी चीज़ें मैंने इसमें रखी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, अभी जैसे कि आप देखेंगे अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लूनार गेटवे प्रोजेक्ट के तहत फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया 2000 किसके द्वारा? नासा के द्वारा। पूछेगा किसके द्वारा, क्या है लूनार गेटवे? तो एक स्पेस स्टेशन है जो चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट नासा की आर्टेमिस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। आर्टेमिस प्रोग्राम इसका ही एक हिस्सा है, लूनार गेटवे जो एक स्पेस स्टेशन है, ठीक है, जो चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में भाई स्थापित किया जाएगा। क्वेस्ट सैटेलाइट भारत का अपना पहला क्वांटम संचार उपग्रह परीक्षण किया गया है। क्वांटम पहला है ये आपका। प्रेजेंट इसरो चीफ डायरेक्टर, चलिए मैं तो आंसर ही दे दिया भाई, वी नारायणन हो गया आपका आंसर। अच्छा ये याद रखिएगा क्वेस्ट का फुल फॉर्म, तो ये पूछेगा क्वांटम एक्सपेरिमेंट विद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला अपना जो है क्वांटम संचार उपग्रह हो जाएगा। दुनिया का पहले AI पावर्ड ह्यूमनॉइड साइंटिस्ट पूछा जाएगा, विकास 2025 में चाइना ने किया है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखी है भाई, 30 के आसपास होंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, लूनार ट्रेवलाइजर ऑर्बिटर सैटेलाइट लॉन्च बाय US स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा
ठीक है। पानी की मौजूदगी चंद्रमा की सतह पे, देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी की पहचान करने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया गया है, किस स्पेस एजेंसी के तहत? तो यूएस के द्वारा किया था, लूनार ट्रेलब्लाइजर और ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर सैटेलाइट किया गया है। ठीक है, ये सब पॉइंट देख लेंगे आप। तो भाई देखिए इसमें कुछ चीजें समझानी नहीं है भाई, ये आपको पढ़ के जाना है तो जाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जापान यूएसए का एक जॉइंट यहाँ पे जो अभी लॉन्च किया जा रहा है, इनके द्वारा लिग्नो सैटेलाइट बनाया जा रहा है। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो भाई केंद्र सरकार चंद्रयान, ये रहा इंपॉर्टेंट, देखिए चंद्रयान 5 मिशन जो है जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा के सहयोग से क्रियान्वित केंद्र सरकार ने करने की मंजूरी दी है, जो प्रोबेबल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव है मून की सरफेस की डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, और इसमें 5 मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। खैर चलिए भाई, इतने चीज़ों को आप यहाँ से कर लेंगे। अब इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा स्पेस का आपका। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि आपका स्टैटिक पार्ट और करंट पार्ट दोनों कवर कराऊंगा, दोनों कवर हो चुका आपका। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो कंटेंट लेना चाहते हैं इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर लेंगे और आपको कंटेंट मिल जाएगा। फी मैंने बता रखी है, इस नंबर पे पहले मैसेज कर दीजिएगा, मैं पेमेंट लिंक दे दूंगा 7909004902 पे। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।